जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैक का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, मार्च से जैक का एग्ज़ाम स्टार्ट है। और हमने लोग पहले क्लासेस में है ना देखा था, पूरे शेड्यूल से देखा था, पूरी अच्छा से देखे थे कि कौन सा चैप्टर से कौन सा चैप्टर, कौन सा बुक से कैसा चैप्टर आ रहा है, और कौन चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, कौन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। हिस्ट्री का भी देखे थे, पॉलिटिकल साइंस का भी देखे थे, जियोग्राफी का भी देखे थे, इकोनॉमिक्स का भी देखे थे, सोशल साइंस का। तो आज हम लोग जो है ना पहला चैप्टर बना रहे, किसका? हिस्ट्री का, जो कि किसके लिए आने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल बनेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो हम लोग सिर्फ एग्जाम पे फोकस करके ही पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ठीक है, तो आज चलते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं सब जन। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किसका उदय? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इंग्लिश में बोले तो द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद एक वैसी विचारधारा जिसमें लोग किस पे ज़्यादा करके फोकस दे? अपने राष्ट्र की ओर, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। यानी कि अपने राष्ट्र की विकास के विचारधाराओं को ही क्या कहते थे? राष्ट्रवाद कहते थे। अब राष्ट्रवाद का डिफिनेशन हम लोग देख लिए, क्या था? राष्ट्रीयवाद यानी कि ऐसी विचारधाराएं के लोग जो केवल और केवल राष्ट्र के हित के बारे में सोचे, उसे हम लोग क्या कहते थे? राष्ट्रवाद कहते थे। ऐसे विचारधारा के लोग जो केवल और केवल राष्ट्र के हित में सोचे। किसके हित में सोचे? राष्ट्र के हित में सोचे। राष्ट्र यानी कि नेशन के बारे में सोचे, उसे हम लोग क्या कहते थे? राष्ट्रवादी विचारधारा। तो राष्ट्रवादी विचारधारा हम लोग समझ गए, ऐसे विचारधारा के लोग जो केवल और केवल राष्ट्र के हित में सोचे। किसके के विषय में सोचे? राष्ट्र के हित में सोचे, उसे ही क्या कहते थे? राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म। अब देखिए नेशनलिज्म क्या था पहले, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि पहले नेशनलिज्म नहीं था, तो क्या था? राजतंत्र था। पहले क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र, लोकतंत्र अब ना आया 19वीं सेंचुरी में, लेकिन पहले क्या था? राजतंत्र था। और राजतंत्र में होता क्या था ना कि जैसे कि मान के चलिए कोई राजा है, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और प्रजा में उससे महान भी व्यक्ति रहते थे, सब जन अच्छे विद्वान भी रहते थे, बट उन लोग को महत्व ना देख के राजा के बेटा को महत्व दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो राजा का बेटा था, इसलिए उसको महत्व दिया जाता था। हमने कई ऐसे पिक्चरें देखे हैं जिसमें कि किसी का वैल्यू नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ राजा का ही वैल्यू दिया जाता है। तो चलिए, राजतंत्र को हटाया गया यूरोप में, और उसके बाद किसका गठन किया गया? राष्ट्रवाद का गठन किया गया था। चलिए ठीक है, जैसे कि हम लोग तो डीपली से पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है, हम लोग को अभी सिर्फ एग्जाम कवर करना है, इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इसमें से जान लेते इतना ही कि राष्ट्रवाद क्या था। ऐसे विचारधारा के लोग जो केवल और केवल अपने राष्ट्र के हितों के बारे में सोचे, उसे ही क्या कहते थे? राष्ट्रवादी कहते थे। अब एनसीईआरटी का बुक जैसे ही हम लोग खोलते हैं ना, तो सबसे पहले फ्रंट में हम लोग का आता है एक फ्रेडरिक शेरयू का एक चित्र आता है, जिन्होंने कब बनाया था? 1848 में एक चित्र बनाया था फ्रेडरिक शेरयू, जिसको कहा गया था मानव श्रृंखला। क्या था वो? मानव श्रृंखला। नाम क्या था? फ्रेडरिक शेरयू ने एक चित्र का निर्माण किया था, जो कि क्या था? मानव श्रृंखला एक ऐसे चित्र था ना, जो कि क्या था? सब जन अपने किसको? राजतंत्र को त्याग कर
को त्याग कर सब जन ने एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये मान के चलिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और इसी के पीछे पूरी बड़ी श्रृंखला थी और सब जन अपने अपने ये ऐसे सिर्फ लोगों का एक बहुत बड़ा श्रृंखला, जिसको अगर ऊपर से भी देखे ना तो दिख सकता था आसानी से। सिर्फ ये मानव श्रृंखला था। क्या था? मानव का लाइन था, एक कतार था, मानव श्रृंखला, यानी कि लोगों का कतार, इतना बड़ा कतार कि आप अगर ऊपर से भी देखें ना आसमान से तो क्लियर दिखता था। और फ्रेडरिक शेरियो एक स्वतंत्र ये राष्ट्रवादी का भावनाओं का संचालक थे और वो बहुत ही महसूस चित्रकार भी थे। वो पेंटिंग करते थे। उस समय तो हमारे पास प्रिंटिंग मशीन वगैरह था नहीं, तो हम लोग क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। हमारी जो पुरानी जनरेशन होगी, हम ही लोग में से कोई होगा ना, तो वो सब में क्या करते थे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ ये करते थे, पेंटिंग करते थे और पेंटिंग करके ही किसी विचारधारा को विकसित करते थे। ठीक है, तो फ्रेडरिक शेरियो ने क्या बनाया? एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया और मानव श्रृंखला का निर्माण कर आगे में किसको लगा? फ्रांस का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे क्या था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और उसके बाद यहाँ पे सब जन अपने अपने झंडे को भी लिए हुए थे। सब जन क्या थे? अपने अपने झंडे को भी लिए थे। यहाँ पे भी अपने झंडे को लिए थे। ये फ्रांस का झंडा, ये जर्मनी का झंडा, यहाँ पे आपका जाके इटली का झंडा, यहाँ पे आपका जाके इसका झंडा, सब अपना अपना झंडा ले लेता और सब जन किसको त्याग कर रहा था? राजतंत्र को, और एक नए शासन प्रणाली का उद्गम कर रहा था, उसके तैयारी कर रहा था। और ऊपर से जानते हैं गॉड, जितने भी गॉड थे वो सब क्या दे रहे थे? उन लोग को आशीर्वाद दे रहे थे। एनसीईआरटी का बुक खोलिए, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको दिखेगा ये। जैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, आपको हम दिखा रहे हैं, इसका थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी का बुक है और यहाँ पे देखिए जो ये है ना, यहाँ पे देखिए जितना भी ऊपर में ये देखिए मानव श्रृंखला बना हुआ है, बहुत ही लंबा मानव श्रृंखला बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ऊपर में जितनी भी गॉड है, ये देखिए गॉड है जो कि क्या कर रहे हैं? मानव श्रृंखला को आशीर्वाद दे रहे हैं। और सामने में ही व्हाइट कलर का जो मूर्ति दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि इसी के आगे एक नया साम्राज्य का गठन किया जा रहा है। और यही सब जा रहे, देखिए यहाँ पे सब जन अपने अपने फ्लैग भी लिए हैं, अपने अपने झंडे को भी लेके चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट में फ्रांस का झंडा है, सेकेंड में आपका जर्मनी का झंडा है, थर्ड में आपका अमेरिका का झंडा है, फोर्थ में ऑस्ट्रिया का है, फिफ्थ में उसी तरह आइलैंड वगैरह सब अपना झंडा लेके देखिए एकदम लास्ट तक दिख रहा है। और देख रहे मानव श्रृंखला कितना बड़ा है। और ऊपर से भी एकदम ऐसे 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 करके कितनी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और सब किसके पीछे चल रहे हैं? इसके पीछे, क्या बोलते हैं? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे। यहीं पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है फ्रेडरिक शेरियो। क्या नाम है? फ्रेडरिक शेरियो। और यहाँ पे डेट भी दिया गया 1848। कब का डेट दिया गया है? 1848। फ्रेडरिक शेरियो एक महान चित्रकारी थे और ये क्या करते थे? चित्रकारी ही करते थे और क्या चीज़ को बढ़ावा देते थे? राष्ट्रवादी को, है ना। तो अब आगे देखिए, जब फ्रेडरिक शेरियो ने इसको बनाया तो क्या जरूरत पड़ गई? जो कि मानव श्रृंखला और सभी लोगों को, अमेरिका, रूस, जापान, अमेरिका, रूस, फिर आपका जाके ये क्या बोलते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सभी देशों को एक साथ उतर के विद्रोह करना पड़ा। किसका विद्रोह करना पड़ा? राजतंत्र का। क्यों? क्योंकि राजतंत्र एक ऐसे निरंकुशवाद से समाजवादी कहा जाता था। क्या चीज? निरंकुश। अब ये देखिए एक नया और शब्द आ गया, निरंकुश आया। अब निरंकुश क्या होता है उसको पहले समझते हैं। निरंकुश मीन्स होता है ना कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी का कोई अंकुश ना हो, जिसमें किसी का कोई अंकुश ना हो। अंकुश यानी कि फुल स्टॉप, कोई अंत नहीं। जब मन चाहा, जैसा मन चाहा वैसा कानून बना दिए और उसको अप्लाई कर दिए। मान के चलिए अभी राजकोष खाली हो गया तो तुरंत जबरन बना दिए कानून और टैक्स 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए, तो ये तो गलत था ना। तो इसी को अंकुश में लाने के लिए
ही मानव श्रृंखला का तैयार किया गया। और उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी सबके बीचों में, लोगों के बीचों में, इसलिए इतनी बड़ी सारी देश एक साथ निकले और एक भावना को लेके निकले। क्या चीज़ को भावना को लेके निकले? राष्ट्रवाद की भावना को लेके निकले। तो क्यों निकले? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, कुछ क्या बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसीलिए उस समय अचानक ऐसा भावना डेवलप हुआ और लेके निकले। अब बोला भी जाता है आप अगर कितना भी चोरी कीजिए, गलत काम कीजिएगा तो उसका गलत ही परिणाम आएगा, गलत करके आप कुछ सही नहीं कर पाते। इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट लोग को खास करके कि हमेशा सही रास्ते पे ही चलना चाहिए, गलत कभी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हो, आराम से पढ़िए और अपने आप सोचिए, अपना डेवलप कीजिए। जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो गई कि हमको अपने में विकास करना है और अपने आप को जैसे विकास कर लिए ना, तो गारंटी देते हैं हमारा नेशन का विकास होगा। किसका विकास होगा? नेशन का विकास होगा। देखिए अभी यूरोप, फ्रांस, फिर आपका इटली, जर्मनी, ये सब का देखते हैं विकास हुआ ना। कैसे विकास हुआ? ये लोग सब उतरे सड़क पे। किसके लिए उतरे? अपने हक के लिए उतरे और लिए मोनार्क, चांसलर, राजा लोग को बहुत नाम से पुकारा जाता था। मोनार्क, चांसलर सब क्या था? राजा का ही नाम था। कहीं पे मोनार्क बोला जाता था राजा को। और यही चल जाइए आप फ्रांस में चल जाइएगा तो वहाँ पे राजा बोलता था, जर्मनी चल जाइएगा मोनार्क बोलेगा। बहुत तरह की बातें जहाँ जहाँ की लैंग्वेजेस जैसे जैसी थी वैसे वैसे वहाँ पे बोलते थे। चलिए ठीक है, तो हम लोग किस में थे? अभी निरंकुश में बोलते थे। तो निरंकुश क्या था? एक ऐसी शासन प्रणाली थी, कैसी? जिसमें कोई अंकुश नहीं था। जो से पर आया वैसे राजा क्या करते थे? फैसला सुना देते थे। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि हम और एक रोहन कौन है? एक आम आदमी है। रोहन कौन है? एक आम आदमी है, एक आम आदमी है। और हम क्या है? एक टीचर है। तो हमको तो राजा देखेगा तो क्या बोलेगा कि हाँ ये टीचर है, चलिए ठीक है। तो अगर हम भी चोरी करते हैं तो बोलेगा ये छोड़ो, गलती हो गया, माफ़ कर दो इसको। हमको क्या करेगा? माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि हमको राजा पहचानता है, इसीलिए हमको माफ़ कर दिया। चलिए ठीक है। अब यही रोहन में सेम केसेस में गया, किसके पास? राजा के पास। कोई दूसरा जन पकड़ के ले गया, राज्य में चोरी करते हो, तो राजा क्या उसके प्रति नेतृत्व बदल जाता था। क्या होता था? ए तुम चोर करते हो, मारो इसको, 10 चाबुक मारा जाए। अब देखिए चोरी हम भी करके गए थे ना, लेकिन हमको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि हम राजा के पहचान वाले थे। और रोहन को इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो राजा के पहचान वाले नहीं थे। तो इसी को ही निरंकुशवाद कहते हैं। जहाँ पे अपने और पराये की पहचान होने लगे ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, जिसमें कोई तरह का अंकुश नहीं होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? निरंकुश कहते थे। तो निरंकुश समझ में आ गया? क्या होता था कि अगर कोई पहचान वाले हैं तो उसके पास अगर चोरी करके भी चले जाते तो राजा माफ़ कर देते थे, और जबकि अगर हमारा कोई पहचान नहीं है और हम राजा के पास जाते थे तो हमको सजाएं दी जाती थी। तो उसको क्या कहते थे? निरंकुश। अब यहाँ पे देखिए फ्रेडरिक सेरियुस जो थे ना, वो एक और नाम दिए थे। यहाँ पे एक और नया नाम आया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। क्या चीज़ था? यूटोपिया। क्या? यूटोपिया। एक्चुअल में यूटोपिया है क्या, ये पहले समझिए कि यूटोपिया किसे कहते हैं। यूटोपिया को एक बोलता है कल्पना दर्शन। ये क्या था? कल्पना दर्श था। यानी कि यूटोपिया को हिंदी मीन्स में क्या बोलते हैं? कल्पना दर्श। यानी कि एक ऐसे शासन व्यवस्था का लागू करना जिसका होना आम जीवन में होना क्या है? असंभव है। उसको क्या कहते थे? यूटोपिया कहते थे। यूटोपिया मीन्स है ना एक ऐसे अच्छे शासन व्यवस्था, एक ऐसे शासन जिसमें ना कोई चोर हो, ना कोई डाकू हो, सब इंसान क्या हो? एक आदर्श हो और एक बहुत ही अच्छा समाजवादी तरह का लोग हो, जिसमें एक तरह के भावना हो, जिसका राष्ट्र का निर्माण करना हो। तो ये संभव है क्या? आप बताइए कि कोई ऐसा आदमी है जो कि पूरी तरह से अपने आप में क्या है? एकदम परिपूर्ण है।
उसमें ना कभी अपने जीवन में झूठ बोला हो, ना कभी अपने जीवन में किसी को तकलीफ दी हो, ना अपने जीवन में कभी किसी से कुछ पैसे लेके भूल गए हो। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के अंदर ये स्वाभाविक लक्षण है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होगी, कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, कमियां होना अनिवार्य है। तो यूटोपिया एक ऐसे साम्राज्य का बारे में बतलाते थे जिसमें कोई कमी ना होना, जो कि संभव नहीं था। एकदम आदर्श, अनुशासित और ईमानदारी से भरपूर राज्य बनाना। अगर ईमानदारी और आदर्श का आ जाए तो फिर कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, होंगे ना, कितने लोग बेरोजगार होंगे। अभी थोड़ा देर के लिए सोचिए कि करप्शन खत्म हो जाए तो कितने पुलिसकर्मी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग को इसलिए ही रखा जाता है कि कोई मुस्लिम कोई बदमाशी करे तो उसको सुधारा जाए, जेल बंद हो जाएगा। तो यूटोपिया एक्चुअल में कितना बढ़िया शासन व्यवस्था था ना, किसका फ्रेडरिक शेरयू के द्वारा सोचा गया एक ऐसा आदर्श साम्राज्य जरिया था जो कि क्या बोलता था कि कोई भी राज्य में चोरी ना करे, ना ही कोई किसी से बेईमानी करे और ना ही कोई किसी को तकलीफ पहुंचाए। यानी कि एक ऐसे आदर्श शासन व्यवस्था की कल्पना करना जिसके आम जीवन में होना असंभव है, उसे ही यूटोपिया कहा जाता था। क्या? एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना जिसके आम जीवन में होना असंभव हो। क्या? असंभव हो, उसे ही क्या कहते थे? यूटोपिया कहते थे। यानी कि इतना आदर्श, इतना अनुशासित, जिसका आम जीवन में होना असंभव है, उसे ही यूटोपिया कहते थे। यूटोपिया समझ में आ गया? यूटोपिया समझ में आ गया आपको? राष्ट्रवाद भी समझ में आ गया, निरंकुशवाद भी समझ में आ गया। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, निरंकुश क्या है? निरंकुश। पहले राष्ट्रवादी में चलते हैं, ऐसे विचारधाराएं के लोग जो केवल और केवल अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचे, उसे ही क्या कहते थे? राष्ट्रवादी कहते थे। अब आता है निरंकुशवाद, यानी कि ऐसे शासन प्रणाली जिसमें क्या हो, किसी भी तरह का कोई अंकुश ना हो, उसे क्या कहते थे? निरंकुश कहते थे। यूटोपिया वैसे कैसे कल्पना दर्श का राज्य का बारे में सोचना जो आम जीवन में होना असंभव है, उसे ही क्या कहते थे? यूटोपिया कहते थे। और फ्रेडरिक शेरयू ने किसका गठन किया था, किसका कौन सा चित्र का निर्माण किया था? ये क्या बोलते हैं? मानव श्रृंखला। मानव श्रृंखला किसका? मानव श्रृंखला का एक निर्माण किए थे। और मानव श्रृंखला में किस किस देश, बहुत सारे देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। जैसे कि आपका आते हैं, सबसे पहले फ्रांस था, फ्रांस का ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। उसके बाद आपका जाके ये था जर्मनी के बाद अमेरिका, उसके बाद जाके रूस, फिर जर्मनी, रूस, इटली, पोलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब डेनमार्क वगैरह वगैरह सारा देश जितना भी यूरोप का था ना। इसीलिए हम लोग देखिए यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरोप में पहले बहुत बड़ा देश था यूरोप, अभी छोटा कंटिनेंट हो गया ना, बट पहले क्या था? बहुत बड़ा था यूरोप में। यूरोप बहुत बड़ा था, इसमें अमेरिका, रूस सब इन्वॉल्व रहते थे। अभी ना 7 कंडक्टर में बढ़ गया, बट पहले सब क्या था? एक ही में जॉइंटेड थे। तब ना सब देखिए सब एक साथ में निकल रहे। कौन? फ्रेडरिक शेरयू कहाँ के निवासी थे? फ्रेडरिक शेरयू तो फ्रांस के निवासी थे, बट वो कहाँ? सभी देशों को एक साथ में निकाल रहे मानव श्रृंखला बना के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे। तो ये सब देखिए सीखने को मिलता है हमको। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। मान के चलिए फ्रेडरिक शेरयू ने किस चित्र का, किस श्रृंखला का निर्माण किया था, तो ऑप्शन में आपका मानव श्रृंखला रहेगा। मानव श्रृंखला में आसानी से टिक कर दीजिए। उसके बाद बोलेगा निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। किसी एक ऑप्शन में रहेगा कि वैसे शासन प्रणाली जिसमें किसी तरह का अंकुश ना हो, वो उसका आंसर हो जाएगा। यूटोपिया से आप क्या समझते हैं?
कल्पनादर्श, आदर्शवाद, ये सब वगैरह सब रहेगा। तो वो क्या था, कल्पनादर्श था। क्या था, कल्पनादर्श। और उसके बाद बोला जाएगा अगर आपको कि यूटोपिया, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, ऐसी विचारधाराएं के लोग जो कि राष्ट्रवादी को, राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, उसे ही राष्ट्रवादी कहते हैं, समझे ना। तो यही सब तरह का क्वेश्चन बनेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए और एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगला क्लास मिलते हैं अगला वीडियो में, और धन्यवाद। जय हिंद।